Hello students, in today's session we are moving on to class 3rd of this series, Research Methodology and Statistics. प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये वाला पार्ट वेरिएबल्स तक. आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस. बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइपोथेसिस वी नीड टू फोकस ऑन द रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस क्या होती है, कौन से स्टेप्स होते हैं, एक बार हम ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस. क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस भी रिसर्च प्रोसेस का ही एक पार्ट है. तो रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना. प्रॉब्लम किस तरह आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब वहाँ जाके देख सकते हैं. इसके बाद में होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर. रिव्यू ऑफ लिटरेचर देन होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग. थर्ड स्टेप होता है हमारा रिसर्च जब हम करते हैं तो थर्ड स्टेप होता है हाइपोथेसिस फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. देन होता है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, देन डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, ड्राइंग कंक्लूजन्स निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकले, फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और पब्लिकेशन करते हैं. तो ये सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, देन हम हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे. ये देखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है. रिव्यू ऑफ लिटरेचर मीन्स reading and summarizing what other researchers have already written or discovered about your topic. जो ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी रिसर्चर ने स्टडी कर दी है, अलग अलग लोगों ने, वो स्टडी अवेलेबल है हमारे पास. तो उस स्टडी उस जो स्टडीज़ हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, उस लिटरेचर को पढ़ना ही क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है. और जो ऑलरेडी स्टडीज हो गई हैं उसको पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट होता है, कैसे पता चलता है, क्यों ज़रूरी है आखिर हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना. तो देखिए रिसर्च गैप्स पता चलते हैं, कौन कौन से गैप्स है कि क्या अभी तक कंट्रीब्यूट किया जा चुका है टॉपिक पे, किसी भी टॉपिक पे, और कौन सी चीज़ें जो अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं की जा चुकी है, वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है किससे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से. सेकंड हमें पता चलता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कौन कौन सी थ्योरीज अवेलेबल हैं जो ऑलरेडी इस टॉपिक से रिलेटेड हैं. और क्या पता चलता है, री इन्वेंटिंग द व्हील, प्रिवेंट्स री इन्वेंटिंग द व्हील, कि हम अवॉइड कर सकते हैं डुप्लीकेशन को, डुप्लीकेटिंग एग्जिस्टिंग रिसर्च, सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज, कि जो ऑलरेडी जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्टडी हो चुकी है, जिसमें अब कुछ बचा ही नहीं है स्टडी करने के लिए, अगर ऐसा कोई कुछ है तो वो हमें किससे पता चलता है, वो हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पता चलता है. हम कुछ नया स्टडी कर सकते हैं, स्कोप किस चीज़ का है वो हमें पता चलता है. इम्प्रूव्स मैथडोलॉजी, पहले जो गलतियां हो चुकी हैं, जो मैथडोलॉजी अगर गलत यूज़ की गई है या उसमें कौन सी मिस्टेक्स हुई हैं, ये हमें पता चलती है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से. कि हम स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या गलतियां पहले हुई हैं, तो हम उन गलतियों को ना दोहराएं, इसलिए भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है. और रिफाइंस रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन हमने बनाया है उसको भी रिफाइन करने में हमें हेल्प मिलती है किससे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, जिसको ROL भी बोला जाता है. ये भी रिसर्च के प्रोसेस हैं इसमें, और इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही है, बस अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, इसलिए भी मैंने ये यहाँ पे ऐड कर दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ये भी बिल्कुल सिमिलर है. हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस रिसर्च प्रोसेस का थर्ड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले हम करते हैं प्रॉब्लम. अभी हमने देखा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकंड हमने किया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, और थर्ड स्टेप हमारा आ गया है हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये हमारा थर्ड स्टेप है. तो हाइपोथेसिस क्या होती है, क्यों ज़रूरी है. हाइपोथेसिस होती है, क्या होती है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव टेस्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. मैकगुइगन ने क्या बोला है, अ हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट of a potential relationship between two variables advanced as a potential solution to the problem. तो हाइपोथेसिस हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम बनाते हैं एक हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का मतलब है टेंटेटिव, मतलब एक काम चलाऊ, क्या, टेस्टेबल, काम चलाऊ और टेस्टेबल, जिसको टेस्ट कर सकते हैं, ऐसा एक हम बनाते हैं स्टेटमेंट.
स्टेटमेंट बोल सकते हैं, क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये हम बनाते हैं। और वो क्या होती है, वो हाइपोथेसिस होती है। अगर हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्टीमेट ट्रुथ है, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, उसे टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टेंटेटिव है। जब तक हमारी हाइपोथेसिस प्रूव नहीं हो जाती, रिजेक्ट नहीं हो जाती, एक्सेप्ट नहीं हो जाती, तब तक हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, टेस्टेबल होती है, टेंटेटिव होती है, क्योंकि अभी फिक्स नहीं है कुछ भी। जब तक टेस्ट नहीं होगी तब तक वो फिक्स नहीं है, तो वो टेस्टेबल भी होती है। और क्या करती है, दो वेरिएबल्स के बीच में हाइपोथेसिस रिलेशनशिप ढूंढने का कोशिश करती है। अब क्योंकि हम अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो उसमें हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्पेशली हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, और दो वेरिएबल्स के बीच में क्या करते हैं, रिलेशनशिप। एटलीस्ट दो वेरिएबल्स तो हमारे पास होंगे ही ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो हम लेंगे ही कैसे भी करके। उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिलेशनशिप है, ये देखने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है क्वेश्चन के रूप में, या जो देख सकता है। और ऐसा जो स्टेटमेंट होता है ना, वो टेंटेटिव है, परमानेंट नहीं है, उसको हम फिक्स नहीं मान सकते जब तक हम उसके रिजल्ट्स को टेस्ट ना कर ले, तो वो टेस्टेबल भी होते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं हाइपोथेसिस का। क्या एग्जाम्पल है, जैसे द रिसर्च क्वेश्चन, ये तो वही है कि क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन ढूंढा, फिर हमने क्या किया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, और फिर हमने एक हाइपोथेसिस बना दी। ये वही 3 स्टेप है। तो फर्स्ट है रिसर्च क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, डज द अमाउंट ऑफ स्लीप अ स्टूडेंट गेट्स अफेक्ट देयर रिकॉल एबिलिटी ऑन मेमोरी टेस्ट। तो स्लीप यहाँ पे है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रिकॉल एबिलिटी ऑन मेमोरी ये क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स ले लिए और इन पे हम रिलेशनशिप देखने की कोशिश करें, तो हमने एक सिंपल क्वेश्चन बना दिया। अब इस क्वेश्चन को हम टेस्ट, पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे। हम देखेंगे कि स्लीप में क्या स्लीप और दूसरा क्या है, मेमोरी, स्लीप एंड मेमोरी या फिर रिकॉल एबिलिटी, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? क्या प्रीवियस स्टडीज हमें ये बताती हैं कि ये दोनों रिलेटेड है भी या नहीं है? क्या इनका किसी भी तरह से कोई रिलेशनशिप है या नहीं है? क्या इम्पैक्ट पड़ता है क्या स्लीप का मेमोरी के ऊपर, या नहीं पड़ता? ये हमें कहाँ से पता चलता है, प्रीवियस स्टडीज से पता चलता है, थ्योरीज से पता चलता है। जो हमें थ्योरीज कहाँ मिलेगी, वो ऑलरेडी जो हो चुका है स्टडीज, उसके बेस पे पता चलेगा। मतलब ये हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला पार्ट है ना। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कॉग्निटिव थ्योरी सजेस्ट दैट sleep is essential for the consolidation of information from short term to long term memory। हमें यहाँ पे पता चल गया कि दोनों का रिलेशनशिप तो है, और वो भी कैसा रिलेशनशिप, हमें पता चलता है कि कंसोलिडेट करती है। क्या स्लीप जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए, और वो शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में इंफॉर्मेशन पास होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें पता चल गया हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। मतलब थ्योरीज हमने देखी, जो ऑलरेडी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उससे हमें पता चला। अब हम बनाएंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम कैसे बनाएंगे, क्या होगी हमारी हाइपोथेसिस, इफ स्टूडेंट्स रिसीव 8 आवर ऑफ स्लीप देन दे विल रिकॉल मोर वर्ड्स फ्रॉम अ लिस्ट देन स्टूडेंट्स हु रिसीव ओनली 4 आवर स्लीप। जो 4 घंटे नींद लेते हैं उनसे ज्यादा अच्छा रिकॉल किसका होता है, जो 8 घंटे की नींद लेते हैं। ये है इसका मतलब। ये हमने बना दी एक हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस बनाई है हमने, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिजल्ट आ गया। अभी तो रिजल्ट कैसे आया, अभी तो हमने बस ये स्टेटमेंट बनाया है, ये हमने क्वेश्चन बनाया है, ये हमने हाइपोथेसिस बनाई है। तो अब ये क्या, ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव है। इसको क्या करने की जरूरत है, इसको अभी टेस्ट करने की जरूरत है ना। तो अभी तो ये हमारी फिक्स है ही नहीं, अभी हम इसकी टेंटेटिव है और इसको अभी टेस्ट करने की जरूरत है। जब टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे स्लीप हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने इसको 8 आवर और 4 आवर में क्या किया, मैनिपुलेट कर दिया है। मैनिपुलेट करने का मतलब चेंज करना होता है। वेरिएबल की क्लास हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हो चुकी है। अगर आपको वेरिएबल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं पता है तो आप वहाँ जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, व्हाट यू मेजर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कॉज है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ता है किस पे,
डिपेंडेंट वेरिएबल पे, तो ये हम मेजर करते हैं। मेजर कैसे करेंगे? स्लीप के आवर्स को नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉल, कितने वर्ड्स याद है, इससे हम मेजर कर सकते हैं। आउटकम हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, फिक्स नहीं है, क्योंकि अभी हम टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, तो ये आउटकम एक्सपेक्टेड है, ये हमने बनाया है, तो हमें लग रहा है कि जो 8 आवर ऑफ स्लीप है ना, वो अच्छा याद रिकॉल करेंगे। ये हमने एक्सपेक्टेड आउटकम बनाया है, अभी निकला नहीं है रिजल्ट, है ना। तो द 8 आवर ग्रुप विल परफॉर्म बेटर, ये क्या है? ये जस्ट अभी हमने बनाया है, हमारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हाइपोथेसिस ही टेंटेटिव है, उसको अभी टेस्ट करना बाकी। जब टेस्ट हो जाएगी हाइपोथेसिस, तब हमें पता चलेगा कि ये प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च या गुड हाइपोथेसिस। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? कॉन्सेप्चुअली क्लियर, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन ऑपरेशनली डिफाइंड कॉन्सेप्ट। ऑपरेशनली डिफाइंड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमने हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, जिसका हम इफेक्ट या इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, वो प्रॉपरली डिफाइंड तो है ना, वो प्रॉपरली डिफाइंड तो है ना, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो हमने दिया ना, हमें ये तो बताया ना कि उसको मेजर कैसे करेंगे, वो मेजरेबल तो है ना। ऑपरेशनल डेफिनेशन आपको ये बताती है कि वो मेजरेबल है या नहीं है। तो ये यहाँ पे हमें देखना जरूरी है कोई भी हाइपोथेसिस बनाने से पहले, कि जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, हमारा वेरिएबल क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए, उसके ऑपरेशनली डिफाइंड कॉन्सेप्ट होने चाहिए। दूसरा है टेस्टेबल, ऐसा होना चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हम टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। इकोनॉमिकली एंड पार्सिमोनियस होना चाहिए, कि जो जिसमें ऐसा ना हो कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे एमपी में स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप राजस्थान में स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप गुजरात में स्टडी कर रहे हैं, कहीं पे भी स्टडी कर रहे हैं, और आपके जो आपका सैंपल है, वो आपका सैंपल ले रहे हैं आप यूएस से या फिर किसी और कंट्री से ले रहे हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से वहाँ जाके अपना सैंपल कलेक्ट करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई भी ऐसा टॉपिक ना लें जिससे कि आपकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में प्रॉब्लम आए, और इकोनॉमिकली वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा है रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग थ्योरी। थ्योरी से रिलेटेड होगा तो हमें ये पता होगा कि अभी तक कौन सी स्टडीज हो गई हैं, कौन से गैप्स रह गए थे जिन्हें हमें फिल करने की जरूरत है, और आगे क्या हम और अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज में। तो आपको ज़्यादा इसमें सीखने को मिलेगा और ज़्यादा अच्छी हम रिसर्च कर पाएंगे। लॉजिकल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, हमारे जो हाइपोथेसिस है। जनरल स्कोप, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि किसी एक पर्सन के बस वो काम है, हमें पूरी की पूरी पॉपुलेशन या ब्रॉड लेवल पे सोचने की जरूरत है। यहाँ पे जनरल स्कोप होना चाहिए, ज्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक हमें नहीं लेना चाहिए, ना कि सिर्फ एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, रिलेटेड टू अवेलेबल टूल्स टेक्निक्स उसके अवेलेबल होने चाहिए, ऐसा ना हो, टूल्स होने चाहिए हमारे पास मार्केट में अवेलेबल। ऐसा ना हो कि आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, बट आईक्यू टेस्ट करने के लिए कि आपके पास कोई टेस्ट ही नहीं है। अब आईक्यू पे आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको स्टडी टेस्ट करने के लिए कोई टेस्ट तो अवेलेबल तो होना चाहिए। तो या तो आप वो खुद टेस्ट बनाएंगे, या फिर वो टूल्स अवेलेबल हो, ये देख लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स की मेनली हाइपोथेसिस होती है। द फर्स्ट वन इज नल हाइपोथेसिस, द सेकंड वन इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस, इट्स अ सिंपलेस्ट फॉर्म, इट assert that there is no true difference between two population means, meaning any difference found between sample means is accidental, unimportant and arise purely out of chance और सैंपल फ्लक्चुएशन। मतलब ऐसी स्टेटमेंट या ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा हमें स्टेटमेंट बनाना है, ऐसी हाइपोथेसिस हमें बनानी है। अगर हम नल बना रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो दो वेरिएबल है, जैसे हमने स्लीप की बात करी और हमने बात करी मेमोरी की बात करी, तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मेमोरी है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या था? स्लीप था। तो स्टडीज हमें बता रहे हैं कि इनमें रिलेशनशिप है, बट अगर स्टडीज हमें कहे कि रिलेशनशिप नहीं है, या फिर हम ये देखना चाहते हैं कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड मेमोरी, या फिर रिकॉल ऑफ वर्ड्स, जो भी आप कहें। तो अगर हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? ये हो गया नल। ये हमारी नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं। अब हम स्टडी करेंगे और अगर हमें पता चला है कि रिलेशनशिप है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस तो हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगर रिलेशनशिप मिल गया
तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगी रिजेक्ट और ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी एक्सेप्ट, क्योंकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलती है, देयर इज ए स्पेसिफिक वैल्यू दैट द रिसर्चर बिलीव टू होल्ड ट्रू, मतलब कुछ है, रिलेशनशिप है, ये बात कौन बोलती है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है। लेकिन नल हाइपोथेसिस क्या बोलती है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर हमारे रिजल्ट्स ये बताते हैं कि हमने हाइपोथेसिस बना ली कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट हमारे रिजल्ट ये आते हैं कि देयर इज ए रिलेशनशिप हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारे रिजल्ट में है कि रिलेशनशिप है, तो हम क्या करेंगे, तो हम नल को कर देंगे रिजेक्ट, और जैसे ही हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगी। यही फॉर्मूला है कि अगर नल रिजेक्ट हुई तो ऑल्टरनेटिव ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलती है देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड मेमोरी। ये कौन सी, ये हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ये हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ना। तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि नल रिजेक्ट है, नल गलत है, इसका मतलब क्या है, कुछ और सही है, और वो क्या सही है कि रिलेशनशिप है। तो अब हम बता सकते हैं, जो हमने पहले स्टडी पे बात कर रहे थे कि हाँ स्लीप का और मेमोरी का कुछ रिलेशनशिप तो है। ठीक है, ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशन हाइपोथेसिस। द फर्स्ट वन इज नल, सेकंड वन इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के भी दो टाइप्स हैं, पहला है डायरेक्शनल, सेकंड है नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब होता है कि आपको डायरेक्शन बता दो, या तो आपके रिजल्ट्स आएंगे पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है। बस हम ये बताते हैं यहाँ पे कि या तो पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, आपकी जो स्लीप है वो मेमोरी को पॉजिटिवली अगर इफेक्ट कर रही है, स्लीप मेमोरी को अगर पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, है ना, और अगर नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है तो नेगेटिव हो गया। तो ये डायरेक्शन हो गया, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन हो सकता है। हाँ, और यहाँ पे क्या नॉन डायरेक्शनल, यहाँ पे ऐसा है कि ये तो बताता है कि डिफरेंस एग्जिस्ट है, बट कैसा, पॉजिटिव डिफरेंस है नेगेटिव। जैसे यहाँ पे जो हाइपोथेसिस होगी वो ये बताएगी कि स्लीप एंड मेमोरी, स्लीप एंड मेमोरी में रिलेशनशिप तो है, रिलेटेड है ये दोनों, लेकिन कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशनशिप है दोनों में, क्या पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली रिलेटेड है, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताया जाएगा। कहाँ पे, नॉन डायरेक्शनल में, नाम ही है नॉन डायरेक्शनल, तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। बट डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये बताएगी हमारी हाइपोथेसिस, और उसी को हम फिर टेस्ट करेंगे। कंपैरेटिव टेबल आ गई है नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की, देख लीजिए। नो रिलेशनशिप बिटवीन और नो एसोसिएशन बिटवीन टू ग्रुप्स, देयर इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में रिलेशनशिप की बात की गई है कि यहाँ पे है, और नल हाइपोथेसिस को HO से डिनोट करते हैं और ऑल्टरनेटिव को हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2। अब ये क्या है, हाइपोथेसिस 1 या हाइपोथेसिस 2, हम और नल हाइपोथेसिस हम इस तरह डिनोट करेंगे, बट अगर हमने हाइपोथेसिस 1 ऑल्टरनेटिव बनाई है, सेकंड बनाई है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी बना सकते हैं, कई सारी हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है एक स्टडी में, तो ये मल्टीपल हाइपोथेसिस है। यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल हाइपोथेसिस, इसलिए हमने इनको 1-2 किया है। और जब एक सिंगल हाइपोथेसिस होती है तो उसकी स्पेलिंग है, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, और जब मल्टीपल हाइपोथेसिस होती हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस, है ना। ये बेसिक डिफरेंस होता है बस बोलने का थोड़ा सा। साइन कैसा होता है, यहाँ पे फॉलोड बाय इक्वल टू, साइन इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन का हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि डेटा ऊपर नीचे होता है। द रिसर्चर ट्राइज टू डिस्प्रूव, हमारा जो मेन फोकस होता है, रिसर्चर का मेन फोकस होता है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टडी करते हैं और उन्हें पता चलता है रिजेक्ट हो रही है, नहीं, वो चाहते हैं कोई रिलेशनशिप नहीं बताना, बट बाई चांस अगर रिलेशनशिप आ जाता है तो उसकी बात फिर अलग रहती है। द रिसर्चर ट्राइज टू प्रूव, यहाँ पे जो स्टेटमेंट रिसर्चर ने बोला उसको प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहते हैं, रिजेक्ट, नल को रिजेक्ट करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिव को प्रूव करना चाहते हैं। द रिजल्ट आर ऑब्जर्व एज अ चांस, जो रिजल्ट आते हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं बाई चांस। द रिजल्ट आर ऑब्जर्व एज सम रियल कॉज, यहाँ पे हमारे पास होता है
द रिजल्ट ऑफ नल हाइपोथेसिस इंडिकेट्स नो चेंजेस इन ओपिनियन और एक्शंस। यहाँ पे जो रिजल्ट्स होते हैं वो है कॉजेस चेंजेस इन ओपिनियन एंड एक्शंस। सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये इनसिग्निफिकेंट होता है, यहाँ सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं आया ना, नो रिलेशनशिप की बात हो रही है तो इनसिग्निफिकेंट ही आएगा रिलेशनशिप, बट यहाँ पे हम बात करते हैं रिलेशनशिप है, और जब रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट आएगा तभी तो हम उसको एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पी वैल्यू ग्रेटर देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ये जो पी वैल्यू है इसको हम टेस्टिंग में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से, वरना इसी में पूरी क्लास चली जाएगी, तो हम इसको टेस्टिंग में डिस्कस करेंगे। अभी ये समझना जरूरी है कि इफ द पी वैल्यू इज ग्रेटर देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस द नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारे पास है उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, और इफ द पी वैल्यू इज स्मॉलर देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये हम कर चुके। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अप्लाइंग बायो फर्टिलाइजर, यानी बायो फर्टिलाइजर यहाँ पे एक्स है, एक्स का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डज नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, ये एक हाइपोथेसिस है। तो प्लांट ग्रोथ यहाँ पे क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्लांट ग्रोथ। हाइपोथेसिस यही थी, क्या हाइपोथेसिस थी, नल हाइपोथेसिस क्या थी हमारे पास कि डज नॉट इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, कि प्लांट ग्रोथ में और बायो फर्टिलाइजर में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बायो फर्टिलाइजर डालने के बाद में भी प्लांट ग्रोथ नहीं हो पा रही है, ये बोल रहे हैं, नो रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे पहले देखा हमने बिफोर बायो फर्टिलाइजर देखा और बाद में आफ्टर बायो फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद हमने देखा, तो कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, तो कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया, मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस हमारे पास आया। बट जो नेक्स्ट हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई, अप्लाइंग बायो फर्टिलाइजर एक्स, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंक्रीजेस प्लांट ग्रोथ मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर ऐड करने से पहले प्लांट ग्रोथ इतनी थी, और जब बायो फर्टिलाइजर ऐड कर दिया तो प्लांट ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई है, मतलब यहाँ पे मेजर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, सिग्निफिकेंस आ रहे हैं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह से बना सकते हैं और उसको फिर वो एक्सेप्ट होगी। ये भी कंपैरेटिव टेबल है, इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है इफेक्ट को, जो और नॉन डायरेक्शनल क्या करती है, प्रिडिक्ट दैट एन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली। ये बताती है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बताती है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है या नेगेटिव डायरेक्शन में, ये बताएगी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल क्या बता रही है कि प्रिडिक्ट करेगी देयर इज इफेक्ट, सिर्फ इफेक्ट बताएगी, अब कौन से साइड में है, कितना ज्यादा है कितना कम है ये नहीं बताएगी। डायरेक्शनल क्या होगी, मोर देन, लेस देन, इंक्रीज डिक्रीज की बात करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक डायरेक्शन बता रही है, यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंट फॉर्म, चेंजेस रिलेटेड टू ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा। वन टेल होगी हम देख चुके हैं, टू टेल्ड होगी नॉन डायरेक्शनल, ये हम देख चुके हैं। मोर स्पेसिफिक एंड रिस्ट्रिक्टिव होगी क्योंकि यहाँ पे एक सटीक अंदाजा हमें मिल जाएगा। बट ब्रॉडर एंड मोर कंजर्वेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते, हम ये तो कह सकते हैं रिलेशनशिप है, बट कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पता ही नहीं क्या रिलेशनशिप है। तो रिसर्च कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग थ्योरी और डेटा पे बेस्ड होगी, और एक्सप्लोरेटरी और लिमिटेड प्रीवियस स्टडी, मतलब अभी एक्सप्लोरेटरी है, जस्ट स्टार्टिंग है, अभी जस्ट देखा जा रहा है कि रिलेशनशिप है भी कि या नहीं है। तो एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। If you found this class is helpful, please take a moment to like the video and share it with your fellow learners. Your support keeps us going. Join our Telegram channel for notes and regular updates. See you in the next video. Thank you for watching.